करते हैं आज का सेशन। और आज हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेबिट और क्रेडिट आप लोग बार बार स्ट्रगल करते हो वो इसी पार्ट में करते हो। सो आप लोगों ने 11th क्लास में गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे। कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं बताओ। Sir, real, बताओ। personal, nominal. Debit what comes in, credit what goes out. Debit the receiver, credit the giver. Debit all losses, credit all gains. बिल्कुल, तो अब इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ये होता क्या है और इसका इम्पैक्ट कैसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट जो हमें ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि ये कह रहा है कंपनी जितने भी हमारी खर्चे करती है। अब वो खर्चे किस में करती है? वो खर्चे एक्सपेंसेस करती है मेंटेनेंस से रिलेटेड, फ्रेट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड। सो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है? उन्हें हमें डेबिट करना होता है। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अकाउंटिंग के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, सारा काम हम उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेज होते हैं, कोई पैसा डूब गया तो उन्हें हमें क्या करना है? उन्हें हमें करना है डेबिट। सेम चीज को अगर मैं आपकी लाइफ से रिलेट करूं, आपकी लाइफ में आपके खर्चे कौन से होते हैं? आप घर के लिए ग्रोसरी आइटम लेते हो, कपड़े लेते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, ठीक है, कैब के पैसे देते हो, इंटरनेट के पैसे देते हो। तो एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों का पीएनएल बताऊं, जिसे हम आईएफआरएस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, सो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमें डेबिट करना होता है। ठीक है। और जितने भी हमारी इनकम होती है, अब इनकम किससे होगी? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए इनकम है। आप लोग सैलरी दे रहे हो, ये मेरे लिए इनकम है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो भी वो लोग सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस चीज को हमें क्रेडिट करना होता है और उसी को आप सेल कहते हो, या आईएफआरएस के टर्म्स की मैं बात करूं तो उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू और सेल दोनों एक ही चीज होती है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा और आगे चल के जो मैं आपको आईएएस 1 में क्लियर करूंगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, आगे आएगा। सिंपल है, अभी हमने ये समझना है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमें डेबिट करना है, और जितने भी हमारी इनकम होती है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इनकम क्या हो सकती है, जो वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, वो उसके लिए इनकम है। उसे अगर उसने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसे अगर उसे कोई इंटरेस्ट मिलता है, वो उसके लिए इनकम है। मैं कहता हूं कि मैंने आईटीसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, मुझे डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मेरे पास 17,000 का है, तो वो मेरे लिए क्या होगी? वो मेरे लिए इनकम हो गई। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मुझे जो है आप लोग फीस देते हो, वो मेरे लिए सेल है, मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? जितनी भी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये तो हुई बेसिक बात। आप कहोगे सर ये तो सारी चीजें हमें पता है। पता है, इसी को हम आगे चल के जो आप देख रहे हो, आप खर्चे कर रहे हो, अगर मैं एफपीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पे हमें कॉस्ट मॉडल समझना पड़ेगा। यहाँ जो आप देख रहे हो, एफपीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो यहाँ पे वर्किंग बच्चे आए हुए हैं, रेवेन्यू मॉडल कवर करना पड़ेगा। यहीं से ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन बनेगा। यहीं से ही जो R2R वाले बच्चे हैं वो कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट बनाएंगे। इसी एक पॉइंट से ही आपकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि बजटिंग वाला पार्ट और एक्चुअल में एक्सपेंस कितने हुए हैं वो वाला पार्ट कवर होने वाला है। तो देखने में ये एक लाइन हो रहा है, लेकिन ये लाइन बेसिक पार्ट जो बच्चे फ्रेशर है उनके लिए भी कवर करती है। जिन बच्चों को 2 या 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, R2R वाला पार्ट कवर करती है। और जो अपने पैकेज को बूस्ट करने के लिए आए हैं, वो एफपीएनए वाला पार्ट भी कवर करती है। सिर्फ ये दो लो लाइनें, इतना ज्यादा डिफरेंस अब आ गया है। ठीक है। सो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसे डेबिट करना है, इनकम को ग्रेन करना, जो इनकम होंगे उन्हें हमें क्रेडिट करना है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसे हम आईएफआरएस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग ही बनता है। सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे हमें इस तरीके से एंट्री करनी होती है। ठीक है। चलो अब आप मुझे ये बताओ कि ये पेबल और पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? किसी को कोई आइडिया? जो एपी वाला हो, पेबल और पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर पेबल जो अभी पे करना है, हम्म। अभी किया नहीं है, वो हम्म। पेबल होता है। और पेमेंट जो हम पेबल का ऑलरेडी मतलब, भर चुके हैं पैसे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कुछ? हाँ, पेबल का मतलब होता है सर, जो एक्सपेंस मेरे को होना है अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया है। हम्म। पेमेंट का मतलब होता है जो पेमेंट मैंने कर चुका है बिल्कुल। उसको अब पेमेंट में। करेक्ट, यानी कि जो बच्चे फ्रेशर है, जो बच्चे ये कहते थे सर हम तो ये एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्चुअल में दिस इज एन इनकरेक्ट एंट्री। अगर मैं ये एंट्री डायरेक्ट कर देता हूं तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा मैंने किसको पैसा दिया है। बिल्कुल, तो हमेशा पहले पेबल क्रिएट होगा, उसके बाद जो है वो पेमेंट होगी। और ये जो पेबल होगा, यानी कि मैंने कहा कि मैंने रेंट की सर्विसेज ली है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? रेंट मेरे लिए खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, ये मैंने पेबल क्रिएट किया। अभी मैंने रेंट को डेबिट किया, कैसे किया? ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसे डेबिट किया। टू, समझो रेंट मैंने पे करना है एबीसी को, तो मैंने एबीसी को क्या किया? मैंने एबीसी को क्रेडिट किया। सो एबीसी को मैंने क्रेडिट क्यों किया? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या
कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको हमें पैसा देना है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो पैसा इन फ्यूचर रिसीव कर रहा होगा या कोई सामान रिसीव कर रहा होगा उसे हम डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमेशा जो आते हैं वो नाम से रिलेटेड आते हैं, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम हो गया संदीप, हो गया एबीसी लिमिटेड, हो गया हल्दीराम, हो गया बीकानेर, हो गया वर्लपूल, हो गया सैमसंग, हो गया, जिनकी कोई आइडेंटिटी है, या तो वो कोई पर्सन है, या वो कोई कंपनी है, या कोई वो ट्रस्ट है, या फिर कोई गवर्नमेंट है, तो वो सब किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। यानी कि अल्टीमेटली जिन्हें हमने सामान जिनसे खरीदा है, जिन्हें हम क्रेडिट कहते हैं, या जिनको हम सामान बेच रहे हैं, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब क्वेश्चन आ गया सर ये सारी चीजें तो हमें पता ही है, अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब ये अकाउंटिंग एंट्री आएगी, हम एसएपी में भी चलेंगे, इंपैक्ट बता देता हूँ। ये जो आप बना रहे हो यहाँ पे, जब आप R2R के अंदर बनाओगे, जब आप इसका पेबल क्रिएट करोगे, यहीं से बनेगी आपकी क्रेडिटर रिपोर्ट। जब हम सामान बेचेंगे किसी को, जब हम डेबिट करेंगे, यहीं से ही बनेगी आपकी डेटर्स रिपोर्ट, यहीं से आपकी बनेगी कस्टमर एजिंग रिपोर्ट और वेंडर एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट की जब आप एनालिसिस करोगे तो चले जाओगे आप एफपीएनए के अंदर। सो दो लाइनें आपके सारे प्रोफाइल को जो है वो डिफाइन कर देती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मुझे और बताओ कि ये रिसीवेबल और रिसीव्ड में क्या फर्क होता है? रिसीवेबल और रिसीव्ड में क्या फर्क होता है? जो इनकम हमें रिसीव होने वाली दैट इज रिसीवेबल एंड करेक्ट, जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी बिल्कुल। यानी कि मैं ये कहता हूँ एक तरीके से कंपनी जब किसी को क्रेडिट में जो है पर जो अपना सामान सेल करती है, ठीक है, सो हमेशा क्या होता है, रिसीवेबल क्रिएट होता है। यानी कि मैंने जो है अपने कस्टमर से पैसा लेना है, लाइक हम एंट्री करते हैं, हमारा कस्टमर XYZ है, हम एंट्री करते हैं XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इट मीन्स हमने XYZ से जो है पैसा लेना है, दिस इज अ रिसीवेबल, कि वो पैसा जो हमने लेना है। और ये वो रिसीव्ड होता है जब हम एंट्री, हमारे पास पैसा आ जाता है बैंक के अंदर, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जो हमारा कस्टमर था XYZ अकाउंट। सो रिसीवेबल मींस जो हमने पैसा लेना है विच इज येट टू रिसीव्ड, और रिसीव्ड का मतलब होता है वो पैसा जो हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि हमारे बैंक के अंदर आ गया, जिसे हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये फर्क होता है रिसीवेबल और रिसीव्ड में। और पेबल और पेमेंट में, जहां पे हम सामान खरीदते हैं, हमारे पास इनवॉइस आया, हमने उसे प्रोसेस किया तो पेबल क्रिएट हुआ, उसके बाद वेंडर ने हमें पेमेंट कर दी तो हमने वेंडर की पेमेंट कर दी, तो पेमेंट वाला पार्ट आ गया। लास्ट रूल और मुझे बताओ कि ये रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट कोई है जो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं बताता ये किसी एंटिटी तो वगैरह assets के लिए होता है यूज। हूँ। और बैलेंस शीट की आइटम्स जो होती है दैट विल रिप्रेजेंट रियल बिल्कुल करेक्ट। अब समझो, देखो होता क्या है, रियल रियल अकाउंट, अकाउंट के फर्नीचर वगैरह सर आते हैं, फर्नीचर वगैरह कोई भी हम कोई परचेज करते हैं तो वो उसमें आता है रियल में। बिल्कुल बिल्कुल सही फिक्स कहा। एसेट्स वगैरह आते हैं इसमें करेक्ट मोस्टली। करेक्ट, बिल्कुल। अब इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसके अंदर हमारे बैलेंस शीट आइटम आते हैं। बैलेंस शीट जिसे IFRS में हम जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। यानी कि अगर कोई बैलेंस शीट आइटम हमारे पास आ रहा है या फिर हमारे पास जा रहा है, वो क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट होगा। यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई हमारे पास बैलेंस शीट आइटम आ रहा है, लाइक हमारे पास कैश आ रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है, सो बैंक में पैसा आ रहा है तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लाइक कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी, सो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि पैसा आ गया। अगर हमने किसी से सामान खरीदा है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हम बैंक को क्या करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स पैसा जा रहा है। एक और एग्जांपल देखो, फिक्स एसेट। जब हम कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट कौन सी होती है? जो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज होती है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज होती है, उसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। जिसे IFRS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो PPE कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो एक एक चीज को मैं इसलिए IFRS के साथ बताता जा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आगे चल के आप लोग करोगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर हम कोई फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं टैक्स की बात करूं तो अगर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो क्रेडिट करेंगे, अगर उसका हमें इनपुट मिलता है तो उसे हम डेबिट करेंगे। इट मीन्स कंप्लीट बैलेंस शीट जो है वो इसके अंदर आती है। कंप्लीट जो हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट जो होता है वो इसके अंदर आता है। तो 3 रूल्स हमने समझे, क्योंकि अब हम इसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज पे आएंगे। ये अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो आने वाली है कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इंटरव्यू के इसमें से पूछे ही जाएंगे, और वही सारी चीजें मैं साथ साथ अभी SAP पे भी सिखाऊंगा। सो इन अ नटशेल हमने 3 चीजें पढ़ी। फर्स्ट पढ़ा हमने नॉमिनल अकाउंट, जिसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। नॉमिनल अकाउंट जो हमारे एक्सपेंसेस, जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कंपनी रेंट हो गया, सैलरी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसको डेबिट करती है, और जो इनकम होती है, सेल्स हो गया, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, उसे क्रेडिट करती है, वो नॉमिनल अकाउंट कहता है। यानी कि कंप्लीट P&L आर कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो हमारा डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड आता है, डेटर जो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है। थर्ड वन इज रियल अकाउंट, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। अब इसी से रिलेटेड हम आएंगे अकाउंटिंग एंट्रीज पे, जिसे मैं आप लोगों को SAP में भी दिखाऊंगा। चलो
आप लोग बताओगे अब सारी अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, हमें अकाउंटिंग एंट्री जो लोग बच्चों को मुश्किल लगता है, एक्चुअली ये बहुत इजी होता है। सिर्फ हमें समझना होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर हो क्या रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं, हमने क्या कहा, हमने कहा रेंट। रेंट क्या होता है, हमारे लिए खर्चा होता है, यानी कि ये एक्सपेंस है। रेंट नीड टू पे, यानी कि अभी पे करना है हमें, किसको, रिलायंस को पे करना है। रिलायंस कौन है, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, यानी कि ये हमारा वेंडर है, ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा क्रेडिटर है। सो पहले तो आप ये बताओ, रेंट जो हमें पे करना है रिलायंस को, अभी किया नहीं है, ये हमारी पेबल एंट्री है या पेमेंट एंट्री है? पेबल Payable सर। entry है। पेबल है, यानी कि अभी हमने, पेबल है। बिल्कुल पेबल पेबल एंट्री है, यानी कि पेबल है अभी सर हमने इसे पेबल। पैसा देना है। ठीक है, अब हम आते हैं एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपसे पूछूं इस एंट्री के अंदर हमारा खर्चा कौन सा है, एक्सपेंस कौन सा है, बताओ। Rent, रेंट रेंट। रेंट रेंट है, तो रेंट अगर मैं, रेंट है सर। रेंट 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 को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? करके काम रेंट debit डेबिट डेबिट होगा। करेंगे। डेबिट करोगे। डेबिट करोगे, क्यों एक्सपेंस करोगे, क्यों करोगे डेबिट? एक्सपेंस एक्सपेंस। एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है हमारा कि जितने भी हमारे, एक्सपेंस है। बिल्कुल जितने एक्सपेंस भी है वो हमारे डेबिट एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है, रेंट नॉमिनल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। अब रिलायंस को यहाँ पे हमने क्रेडिट क्यों किया? because वो हमारे creditors हैं। पर्सनल क्योंकि, अकाउंट में से Creditor क्रेडिट है। पेबल बिल्कुल क्योंकि वो रियल हमारा अकाउंट क्रेडिट है, क्यों नहीं, मेरा ये हम पेबल है। पर्सनल अकाउंट है क्योंकि हमने उसे पैसा देना है। सो ये जो एंट्री है हमारी, दिस इज आर पेबल एंट्री, ये हमारी पेबल एंट्री है, यानी कि हमें रेंट जो पे करना है वो हमें रिलायंस को पे करना है। सिमिलरली अगर यही एंट्री मैं आप लोगों को एसएपी में दिखाऊं, सो एसएपी भी, अभी ये छोड़ देना, भूल जाना मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप आगे चल के क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करोगे खुद। सो अगर मैं किसी वेंडर का यानी कि क्रेडिटर का लेजर ओपन करता हूँ और कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, सेम एंट्री यहाँ पर होती है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस है वो है फ्रेट आउट, ये हमारा एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस को हमें डेबिट हमने किया। क्वेश्चन आएगा सर हमें कहीं डेबिट तो दिख नहीं रहा। डेबिट हमें पता चलता है, ये जो आप देख रहे हो पोस्टिंग की से सारी चीजें आगे चल के आप सीखोगे। सो हमने यहाँ पे वेंडर जो, सॉरी, जो हमारा खर्चा है, जो एक्सपेंस है फ्रेट आउट, उसको डेबिट किया है। और जो हमारा वेंडर है एडब्ल्यूएल, जिससे हमने सर्विस लिया है, उसको हमने क्रेडिट किया है। अभी मैं टैक्स वाला पार्ट छोड़ देता हूँ। अब क्वेश्चन आएगा अगेन, सर हमें क्रेडिट तो दिखाई नहीं दे रहा। वो ये 31 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट को, जो आप आगे सीखोगे। ठीक है, यानी कि ये जो एंट्री आप देख रहे हो, इससे काफी सारी चीजें निकल के आएंगी बेसिक से लेकर एडवांस तक। पहली चीज, जो अकाउंट्स पेबल वाले, जो बच्चे फ्रेशर आए हैं, जो अकाउंट्स पेबल के लिए प्रिपरेशन करने आए हैं, वो लोग इस एंट्री को करेंगे। सेकंड, R2R वाले जो है वो इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। दो कौन कौन सी रिपोर्ट बनाएंगे, फर्स्ट रिपोर्ट बनाएंगे एक्सपेंस रिपोर्ट, जिसे हम कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट बनाएंगे। सेकंड जो वो रिपोर्ट बनाएंगे वो क्रेडिटर से रिलेटेड, यानी कि जो हमने पैसा देना है उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाएंगे। जो एफपी आने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो इसकी एनालिसिस करेंगे, यानी कि कितना हमारा बजटिंग और फोरकास्टिंग के अंदर कितना हमारा बजट था और उस बजट के अकॉर्डिंग कितना हमारा एक्सपेंस जो है वो बुक हो गया। आई जो ग्लोबल अकाउंटिंग करने वाले बच्चे आए हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि पूरा जो है हमारा जो खर्चा बुक हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग, हमारे रूल के अकॉर्डिंग बुक हुआ है, वो ये सारी चीजें देखेंगे। तो एक एंट्री बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर करते हैं, और ये सारी चीजें हमने एसएपी में भी कवर करनी है। ठीक है, चलो। सो ये तो बात करी हमने पेबल की, कि हमारा पेबल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हमने वेंडर की पेमेंट भी करनी है। अब हमने रिलायंस की पेमेंट करनी है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमने रिलायंस की पेमेंट करनी है, उसकी एंट्री क्या होगी? रिलायंस अकाउंट डेबिट debit टू बैंक अकाउंट वेरी रिलायंस गुड। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, मेरा रियल बैलेंस अकाउंट शीट आइटम है। यहाँ से पैसा क्या हो रहा है, पैसा जो है वो मेरा आउट हो रहा है। आउट हो रहा है तो हमने इसे क्या कर दिया, इसे हमने क्रेडिट कर दिया। रिलायंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि उसे पैसा यहाँ पे हमने देना था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई माइनस चीज लिखी, माइनस को अगर मुझे खत्म करना है नीचे तो मैं प्लस लिख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे हमने रिलायंस को पैसा देना था, अब हमने पैसा दे दिया, अब हमने उसे कोई पैसा नहीं दिया देना, तो हमने उसे यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है डेबिट द रिसीवर। इट मींस जो आप डायरेक्ट एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो बच्चे फ्रेशर थे 11th में पढ़ते थे, बीकॉम में पढ़ते, दिस इज एन इनकरेक्ट एंट्री। क्यों, क्योंकि अगर आप ये एंट्री कर दोगे, ना ही यहाँ पे पेबल क्रिएट हुआ, आपको पता ही नहीं चला आपने किसको रेंट पे किया है, ना ही कोई पेमेंट एंट्री यहाँ पे आई, ना ही यहाँ से कोई क्रेडिटर रिपोर्ट बनी। ठीक है, जो आपको, ना ही यहाँ से आपको कैश फ्लो वाला पार्ट पता चला, ना ही यहाँ से कोई बैंक रिको जो है बनाने में भी वो भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये हमेशा इनकरेक्ट एंट्री होती है, हमेशा पहले पेबल क्रिएट होता है और उसके बाद जो है ये पेमेंट होती है। ठीक है, ये तो बात करी अब मैंने बेसिक की। अब देखो, जब आप ये जो बैंक
बैंक क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। अगर मैं R2R वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आगे चल के हम बनाएंगे इसकी बैंक रिकंसिलेशन कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा बैंक से जा रहा है, क्या उसकी एंट्री हुई है या नहीं हुई, R2R वाले बनाएंगे। अगर जो ग्लोबल अकाउंटिंग और FP&A वाले बच्चे आए हैं वो पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, यानी कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं किसी को या पैसा जो हम ले रहे हैं, ये कौन सा सोर्स है, कहाँ पे जाके ये इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ से पैसा हम लगा रहे हैं, क्या हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो सिंपल सी चीजें मैं इसलिए आप लोगों को बेसिक टू एडवांस बताता जा रहा हूँ कि जो आपको ये लग रहा है कि ये चीज बहुत ईजी है, बेसिक वालों के लिए बहुत ईजी है, लेकिन जब आप एडवांस वाले पार्ट में जाओगे एक एक चीज कहीं ना कहीं रूल्स के अकॉर्डिंग जा रही है, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमने कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है DLF को, बताओ इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू डेबिट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी DLF। बिल अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी को आपने डेबिट क्यों किया। DLF अकाउंट। because it is खर्चा a इलेक्ट्रिसिटी account, it can Because debit it's all सर ये एक्सपेंस पेबल, सर ये पेबल एंट्री को ड्यू एंट्री भी बोल हाँ सकते हैं ना। बिल्कुल ड्यू DLF अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू DLF। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, DLF एक बच्चे ने पूछा सर क्या हम इसे ड्यू भी कह सकते हैं एंट्री को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम SAP में चलेंगे वहां हम पढ़ेंगे ड्यू क्या होता है, अनड्यू क्या होता है, ओवर ड्यू क्या होता है और पास्ट ड्यू क्या होता है, सारी चीजें आगे आएंगी। जो आपके माइंड में एक एक चीजें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ अभी कुछ आगे चल के, ठीक है। सो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डेबिट डेबिट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट कहता है पैसा किसको पे करना है, पैसा पे करना है DLF को, तो DLF अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिटर हमारा बना देंगे। क्रेडिटर है, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। और अगर मैं इसको बताऊं कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ जा रही हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा P&L के लिए अंदर जा रहा है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। DLF जो है एज अ क्रेडिटर हमारा बैलेंस शीट के अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने DLF को क्या करी, पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर समझो अगर हमारे 10,000 के था, हमारा एक्सपेंस 10,000 का था, सो यहाँ पे क्रेडिटर जीरो हो गए क्योंकि हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, और बैंक से जो है वो हमारा 10,000 रुपीज चला गया। तो इसकी पेमेंट एंट्री क्या होगी बताओ, DLF पेमेंट टू बैंक DLF अकाउंट DLF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। DLF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो आप दो एंट्री सिर्फ देख रहे हो, जो अकाउंट्स पेबल वाला बच्चा कर रहा है SAP के अंदर, इस दो एंट्री से काफी सारी चीजें निकल के आई। पहला एक्सपेंस जो बुक हो रहा है एक्सपेंस रिपोर्ट बनेगी, दूसरा कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट बनेगी, तीसरा क्रेडिटर रिपोर्ट बनेगी, चौथा बैंक रिकंसिलेशन बनेगा और पांचवा बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिक से लेकर एक जो बच्चा फ्रेशर है वो इस एंट्री को कर रहा है, R2R वाला बच्चा उसकी रिपोर्ट बना रहा है, रिकंसिलेशन बना रहा है, FP&A वाला बच्चा उसका फ्लो देख रहा है और उसकी एनालिसिस कर रहा है और उसकी बजटिंग और फोरकास्टिंग कर रहा है। सो देखने में जो बहुत छोटी सी चीज आपको चल रही है, आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हर लेवल का बच्चा जो है इसके अंदर एंट्री के अंदर कवर होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, ठीक है। और एक एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा, सारी इनवॉइसेस आपके पास आएंगी, उस इनवॉइसेस को हमें इसी तरीके से SAP के अंदर जो है वो प्रोसेस करना है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को कोई पेमेंट एंट्री दिखाऊं तो मैं सर्च कर लेता हूं, अगर मुझे वेंडर मिलता है तो BT40 के नाम से चेक करते हैं। सो अगर मैं लेजर ओपन करता हूँ BT40 का और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सो ये देखो ये लेजर। सो अभी जो आपने पेबल क्रिएट किया, ठीक है, अगर मैं इस वाली इनवॉइस पे डबल क्लिक करूं, ये जो आप इनवाइस देख रहे हो देखो, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा हमारा खर्चा कौन सा है, क्यों, क्योंकि ये हमारी मटेरियल की इनवाइस है। अगेन ये मटेरियल की इनवाइस है, तो मटेरियल के केस में क्या होता है, देखो एक कंपनी दो ही चीजों की परचेज करती है, या तो वो करती है एक्सपेंस की जो अभी हम देख रहे हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या वो करती है गुड्स परचेज जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। अब हो सकता है वो रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इन्वेंट्री वाले पार्ट में जाएंगे, इन्वेंट्री वाली एंट्री है, ये दोनों एंट्री आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। जब खर्चा बुक होता है तो एंट्री क्या होती है, जब गुड्स हमारे पास आते हैं तो क्या एंट्री होती है, एंट्री हो रही है GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है GRN क्या होता है, भूल जाओ, इन्वेंट्री वाले पार्ट में आएगा। वेंडर क्या होता है, यहाँ पे देखो वेंडर हमारा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि पेबल हमारा क्रिएट हो गया। सो जब आप इसकी पेमेंट करोगे, कौन करेगा, AP टीम करेगा, तो पेमेंट एंट्री भी आएगी। सो ये देखो ये हमारी पेमेंट एंट्री आ रही है। मैं यहाँ पर जाता हूँ ZP पे, या फिर मैं KZ पे जाता हूँ, यहाँ पे KZ आ रहा होगा, ये चेक देखो हमने इशू कर रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर मैं किसी एंट्री को ओपन करूँ तो हमारी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखो ये पार्शियल पेमेंट का केस है, इसलिए यहाँ पे 50,000 की पेमेंट हुई है, तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, ये हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है और ये जो हमारा वेंडर जो है ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आगे आएंगी। तो सिंपल समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है, जो जो आप चीजें देख रहे हो सारी चीजें आप खुद प्रैक्टिकली SAP में करोगे, सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बन रही होंगी,
कुछ ना कुछ रिकंसिलेशन बन रही होगी, कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग हो रही होगी, और आप जो जितने भी ये ट्रांजेक्शन देख रहे हो ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो पहले रिकॉर्डिंग होती है जो आप लोग कर रहे हो, खर्चा हमारे पास आया, हमने उसे बुक किया, बुक करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स बनती है और उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है। हम यही वाले पार्ट को फ्लो में मतलब करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मैंने कहा अब देखो ये जितनी भी अभी तक आपने एंट्रीज देखी ना, ये अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड थी। पेबल यानी कि जहाँ पे हम सामान को क्या करते हैं, जहाँ पे हम सामान को खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? वेंडर। वेंडर कौन होता है? सप्लायर, जिसे आप क्रेडिटर भी कहते हो। तो जितनी एंट्रीज अभी आपने देखी ये अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड थी। अच्छा एक एंट्री और बताओ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है श्याम, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका नाम है श्याम। आपने क्या किया, आपने लिवाइस में गए, यानी कि लिवाइस के स्टोर पे गए, और लिवाइस के स्टोर पे जाके आपने अपने लिए जीन्स खरीदी, यानी कि आपने अपने लिए जीन्स ली। तो अगर आप शाम हो, आपने जो है परचेज किया है लिवाइस से, जीन्स परचेज करी है, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? Purchases account debit to Levi's. Sham to Levi's Sales account. account debit to परचेज Levi's. कह लो या फिर जीन्स कह लो, कुछ भी आप कह लो। सो जीन्स अकाउंट डेबिट टू लिवाइस अकाउंट। अब ये बताओ ये पेबल अकाउंट है या पेमेंट है? पेमेंट है, पेबल है या पेमेंट है? पेबल। पेबल। और जब आप लिवाइस वाले की पेमेंट करोगे तो क्या होगी? Device Payment to bank. account debit to bank account. account debit to bank account. वेरी गुड, लिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि ये समझ लेना Payment जो भी debit आप to अपनी लाइफ bank. में करते हो कहीं ना कोई एंट्री वहां पे हो रही होती है। सिमिलरली मैं कहता हूँ आपका नाम श्याम है, आपने जो है सब्जी खरीदी, सब्जी वाला जो था वो राम था, ठीक है। आपने वेजिटेबल्स परचेज करी है श्याम ने राम से, बताओ इसकी क्या एंट्री होगी? Vegetables to Ram, Ram account. Ram to bank Debit to cash. Ram to bank. Ram credit. वेजिटेबल्स टू राम एंड राम टू बैंक अकाउंट, यानी कि आपने राम को जो है पैसा दे दिया। ये हमारी पेबल एंट्री होगी, ये हमारी पेमेंट एंट्री होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये जो अकाउंटिंग एंट्री होती है हमारी डे टू डे लाइफ से भी होती है। आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, ऑल दो आप पैसा दे के आते हो, माइंड में देखोगे तो आपने एंट्री कर रखी होती है पेट्रोल अकाउंट डेबिट टू एचपी पेट्रोल पंप, और एचपी पेट्रोल पंप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप सब्जी खरीदते हो तो एंट्री होती है, ग्रोसरी आइटम खरीदते हो तो एंट्री होती है, जीन्स खरीदते हो तो एंट्री होती है, ट्रेन की टिकट बुक करवाते हो तो एंट्री होती है। हर जगह अकाउंटिंग एंट्री आती है, ठीक है। तो ये अभी हमने अकाउंटिंग एंट्री देखी जो हमने देखी थी अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड। सो यहां तक बताओ इन एंट्री के अंदर कोई भी किसी को भी डाउट हो, क्योंकि उसके बाद हम चलेंगे अकाउंट रिसीवेबल वाले पार्ट पे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं अकाउंट रिसीवेबल वाले पार्ट पे, क्योंकि कंपनी ऐसे थोड़ा ना परचेज कर रही होती है, कंपनी सेल भी तो कर रही होगी। अब सेल कर रही होगी तो उसकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज को देखते हैं। हमने कहा कि हमने सामान जो है, गुड्स जो है सोल्ड करे या बेचे हैं, किसको? XYZ को 10,000 के। पहले तो ये बताओ हमने सामान बेचा है, हमने कोई पैसे की बात नहीं करी, हमने सामान बेचा है XYZ को, ये हमारी पेबल एंट्री है या ये हमारी रिसीवेबल एंट्री है? रिसीवेबल है क्योंकि हमें Receivable 10,000 रिसीव हो गई जब Receivable कुछ है। बेचा है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल। हमारी रिसीवेबल एंट्री है, ये आपको पता चल गया। अगर मैं पूछूं आप इसमें से कस्टमर का नाम कौन सा है? XYZ। XYZ हमारा जो है, XYZ जो है हमारा कस्टमर है। थोड़ा और रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूं तो हमारा डेटर है, ठीक है। अब हमने सामान बेचा है, ठीक है, XYZ को, तो आप लोग बताओ इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? XYZ account debit to sales account. debit to sales account. XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। XYZ को हमने क्रेडिट और डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम इसे सामान बेच रहे हैं, ये डेबिट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। और सेल्स को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी की इनकम जनरेट हुई है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेम चीज को अगर मैं अपने जो है PNL यानी कि जिसे मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता हूँ, और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहता हूँ, अगर इस एंट्री को मुझे फिक्स करना हो इसके अंदर, तो मेरी सेल यहाँ पे आ जाएगी 10,000 रुपीज की, और मेरे जो है XYZ एज अ डेटर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा 10,000 रुपीज का, ठीक है। अब मैंने कहा कस्टमर ने जो है हमें पेमेंट कर दी, ये जो 10,000 रुपीज हमने कस्टमर से लेना था, कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी, बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट पैसा आया है, XYZ account. बिल्कुल पैसा मेरे पास आया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, अभी तक पैसा जा रहा था क्योंकि हम परचेज कर रहे थे, इस Bank बार बढ़ रहा पैसा, है तो debit. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट। अब ये जो बैंक में पैसा आया ये क्या है हमारा? ये हमारा रियल अकाउंट है, बैलेंस शीट Real आइटम है। account. इट मींस यहाँ पे बैंक में आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपीज, और XYZ को जो डेटर थे हमने पैसा जिससे लेना था वो पैसा हमारे पास आ गया, और हमारे डेटर जो है वो जीरो हो गए। तो अल्टीमेटली हमारा PNL के अंदर इनकम बुक हो गई, और यहाँ से जो है वो हमारा पैसा आ गया। सेम अगर मैं रिपोर्टिंग पॉइंट इसे थोड़ा और हाई लेवल पे लेके जाऊँ, FP&A पे लेके जाऊँ, R2R पे लेके जाऊँ, सो जो हमारे FP&A वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे समझेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, यानी कि रेवेन्यू मॉडल क्या होता है।
वो यहीं से ही निकल के आएगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो R2R वाले बच्चे बैंक की रिकंसिलेशन बनाएंगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे वो जनरली FP&A वाले बच्चों से करवाया जाता है। पूछा जाता है पैसा जो आ रहा है या पैसा जा रहा है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज से आ रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटीज में जा रहा है, वो लोग करेंगे। और जो AR वाले बच्चे हैं, इन वाली ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जब तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, जब तक उसकी एंट्री नहीं होगी, तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं बन सकती, तब तक उसका एनालिसिस FP&A वाला नहीं कर सकता। सो जो बेसिक AP, AR, R2R वाले बच्चे होते हैं उनका काम होता है रिकॉर्ड करना। रिकंसिलेशन वाला काम जो होता है वो R2R वाली टीम का होता है, उसकी एनालिसिस करना वो काम होता है FP&A वालों का। ठीक है, तो एक एक चीज इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करता आपको जा रहा हूँ ताकि सर फ्रेशर। आपकी वॉइस नहीं आ रही। यार एक बार कंफर्म करो, वॉइस नहीं आ रही क्या? ऑडिबल हो। ठीक है ठीक है सर जी। बीच बीच में नहीं आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, चलो एक बार चेक कर लो या फिर रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो 9th एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले तो मुझे ये बताओ, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं डिस्काउंट की, अगर मैं किसको डिस्काउंट देता हूं या किसी से डिस्काउंट रिसीव करता हूं, डिस्काउंट देना मेरे लिए खर्चा है या मेरे लिए इनकम है? खर्चा सर। खर्चा यानी कि एक्सपेंस है मेरे लिए। अगर मुझे डिस्काउंट कहीं से मिलता है, यानी कि कोई चीज मुझे सस्ते में मिल जाती है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है, क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये इनकम है, तो ये P&L का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है? P&L का बिल्कुल ठीक है, चलो बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने कहा वी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ABC लिमिटेड, यानी कि हमने सामान बेचा है। किसको सामान बेचा है? ABC लिमिटेड को। और ABC ने हमने जो सामान बेचा है, हमने उसे 10% का डिस्काउंट दिया है। तो पहले तो ये बताओ, ये मेरे लिए जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। मैं 10,000 की चीज को 10% यानी कि 1,000 के डिस्काउंट पे 9,000 में बेच रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इसकी अकाउंटिंग एंट्री पे, तो आप लोग बताओ इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? ABC अकाउंट ABC अकाउंट डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। यानी कि ABC को मैंने सामान बेचा, ये मेरा डेटर है, ये मेरा सर, पर्सनल अकाउंट है। सर मेरा डेटर क्वेश्चन है हाँ पूछो। सर, ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है या कैश है, स्पेशल है? ये क्लियरेंस इसमें नहीं है सर। आगे आएगा ये जो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, सारा पार्ट आगे आएगा। एक इनवॉइस पे क्या मेंशन होता है सब आएगा। अभी आप सिंपल सोचो कि बस ये डिस्काउंट है जो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ओके सर। चलो तो ये ABC अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज, पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर। हमने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000 का टू सेल्स अकाउंट। सेल कितनी हो गई? सेल हो गई हमारी 10,000 रुपीज की। यानी कि आप बताओ ये रिसीवेबल एंट्री है या रिसीव्ड एंट्री है? रिसीवेबल है, यानी कि हमने क्या किया है, हमने जो है हमने सामान बेचा है तो रिसीवेबल क्रिएट हुआ है। सिमिलरली यही चीज अगर पहले मैं आपको SAP में दिखाता हूं, उसके बाद इसे P&L के अंदर हम फिक्स करेंगे। तो यही चीज अगर मैं आप लोगों को SAP में दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आप लोग करोगे, और किसी कस्टमर को अगर मैं ओपन करूं, वहां जाके आपको एंट्रीज दिखाऊं, सो ये देखो, ये जो हम सामान बेच रहे हैं कस्टमर को, सो हमारी सेम एंट्री जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये हमारी सेल है जो यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, ये हमारा कस्टमर है जो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ये डिस्काउंट है जो हमारा डेबिट हो रहा है, क्योंकि जब हमने सेल किया था तो हमने किराया यानी कि फ्रेट भी लगाया था जो हमारे लिए खर्चा है। सो वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी यहाँ पे जो है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर कौन सा है मेरा? ऑरेंज फील्ड। ऑरेंज फील्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट क्योंकि फ्रेट भी मेरे लिए खर्चा है, टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट कौन सा है हमारा? सो बस यहाँ पे आ रहा है डोमेस्टिक सेल, तो यहाँ पे हमारा सेल अकाउंट यहाँ पे आ गया। ऑल तो हमने फ्रेट को यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है क्योंकि हम फ्रेट कस्टमर से रिकवर कर रहे होंगे, इसलिए अगर हम बियर करेंगे तो ये हमारे लिए खर्चा हो जाएगा। सो जो आप कर रहे हो सेम एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसी तरीके से कैप्चर होगी। अब ये होगी कैसे, इसके लिए पूरी एक प्रोसेस साइकिल आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से होती है। अब मुझे ये बताओ, सेम अगर कस्टमर से हमने अब यहाँ पे जो है 9,000 रुपीज लेना था, अगर कस्टमर हमें 9,000 पे कर देगा तो क्या एंट्री होगी? तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। सिमिलरली यही एंट्री अगर मैं आप लोगों को SAP में दिखाऊं, तो ये देखो, क्योंकि ये सारी एंट्री आप लोग करोगे, तो यहाँ देखो ये हमारे पास पैसा आया हुआ है कस्टमर से बैंक में। सो हमने एंट्री क्या करी, HDFC में बैंक में पैसा है, HDFC अकाउंट डेबिट टू ऑरेंज फील्ड अकाउंट। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है, डॉक्यूमेंट डेट सब भूल जाओ, सब आप सीखोगे क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये हमने एंट्री यहाँ पे करी। सेम इसी पूरी एंट्री को अगर मुझे कोई कहे कि आप जो है इसे अपने एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस यानी कि पीएनएल के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स करो। तो देखो अभी मैं यहाँ पे पीएनएल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, सेल किया था कितने का, 10,000 का। यहाँ पे मेरा सेल आ गया 10,000 का। डिस्काउंट हमने कितना दिया, 1,000 का, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 1,000 का। हमने कस्टमर से लेना कितना है, डेटर है हमारे 9,000 के, डेटर हमारे बैलेंस शीट में आ गए 9,000 के। उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा 9,000 का, पैसा यहाँ पे 9,000 का आ गया, और डेटर जो है वो 9,000 के हमारे जीरो हो गए। सो ये इम्पैक्ट गया आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सिमिलरली थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा हूँ, बेसिक वाले बच्चों के नहीं है, जब आप आईएफआरएस में जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे आईएफआरएस में आईएस 1 में पूछी जाती है। अगर इसी चीज को मैं वहां पे फिक्स करूं तो सबसे पहले बनता है मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया, उसमें आता है सबसे पहले रेवेन्यू। ये वही रेवेन्यू जो हम कस्टमर को जो है सेल करते हैं। हमारी रेवेन्यू कितनी थी, 9,000 की, उसमें से हमने डिस्काउंट कितना लेस कर दिया, क्योंकि सीओजीएस में से डिस्काउंट लेस हो जाता है। सो मेरा 1,000 जो है वो यहाँ से लेस हो गया, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू कितना बुक हो गया, सॉरी मेरा सेल था 10,000 का, 1,000 का डिस्काउंट हो गया, मेरा रेवेन्यू जो आ गया वो आ गया यहाँ पे 9,000 रुपीज। वहां पे हम इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे। सिमिलरली जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पहले नॉन करंट एसेट आते हैं, फिर करंट एसेट आते हैं, करंट एसेट के हमारे अंदर हमारा बैंक आ जाएगा जो आएगा 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो एक एक चीज को हम आगे चल के इन डेप्थ पढ़ेंगे। जो हाई लेवल वाले बच्चे वो हाई लेवल की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जब तक बेस नहीं क्लियर होगा ना, आप इंटरव्यू में स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि एफपीएनए के इंटरव्यू में रेवेन्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये बहुत डेप्थ में पूछी जाती है। तभी आपको एक एक चीज बेसिक वालों को भी और एडवांस वालों को भी यही बताता मैं जा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। वो पेमेंट कर दी थी कस्टमर ने, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी अकाउंट। अब ये जो एंट्री नंबर हमारी 11th है, यानी कि ये जो 11th एंट्री हमारे पास आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में काफी पूछी जाती है ये एंट्री। यानी कि जो बच्चा जो यहाँ पे एआर के लिए, एपी के लिए आया होगा, उससे ये एंट्री बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो अकाउंटिंग एंट्री है, आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाओ, बेसिक से लेकर एडवांस तक, एपीएआर, आर2आर, एफपीएनए, आईएफआरएस, ग्लोबल अकाउंटिंग, किसी में चले जाओ, इन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, टोटल 34-35 अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन बनेंगे। एक मिनट, कम से कम जो है आपके 5 to 7 क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन 11th देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं पहले समझते हैं। हमने कहा कि हमने गुड्स जो है वो सेल किया है एबीसी लिमिटेड को 10,000 रुपीज का, ठीक है, और हमने उसे डिस्काउंट दिया है 10% का। पहले तो यहाँ तक बताओ इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। एबीसी अकाउंट, एबीसी टू सेल, डिस्काउंट डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स। एबीसी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हमारा रिसीवेबल क्रिएट हो गया, हमने अपने कस्टमर से 9,000 रुपीज रिकवर करने हैं। अब ध्यान से देखना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब वो पेमेंट का टाइम आया, यानी कि मैं कहता हूँ बेशक पेमेंट आज ड्यू हो रही हो या 10 दिन बाद ड्यू होगी, जब वो पेमेंट करने के लिए मेरे पास आएगा, तो उसे हमने अगेन 10% का डिस्काउंट दे दिया। जब सामान खरीदने आया था तब डिस्काउंट दिया, अब जब पेमेंट करनी थी उसने 9,000 रुपीज की, अगेन हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब बताओ जब वो पेमेंट करेगा, वो 9,000 की करेगा या 8,100 की करेगा। 8,100 की, यानी कि मेरे बैंक में कितना आएगा, मेरे बैंक में आएगा 8,100 रुपीज। मैंने कस्टमर से लेना कितना था, 9,000, और हमने 900 का क्या दे दिया उसे, डिस्काउंट। आप बताओ इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एबीसी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में पैसा हमारे पास आया 8,100, डिस्काउंट हमने दिया 900 रुपीज का, और एबीसी को हमने क्या कर दिया, एबीसी को हमने क्रेडिट कर दिया। जो 9,000 हमने उससे लेने थे, वो 9,000 रुपीज जो है हमने उससे रिकवर कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों से करेंगे। पहला क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ठीक है। We sold goods of rupees 10,000 to ABC, हमने सामान बेचा है 10,000 रुपीज का ABC को, एंड द पेमेंट टर्म्स इज 30 डेज। अभी देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये ड्यू के टाइम पे हम देंगे। अब यहीं पे ड्यू और अनड्यू वाला पार्ट आएगा, सेम चीज मैं आपको एसएपी में भी दिखाऊंगा। हमने कहा कि हमने सामान बेचा है ABC को 10,000 रुपीज का, और पेमेंट टर्म्स जो थे वो 30 डेज थे। इट मीन्स अब ये होता क्या है, देखो समझो फॉर एग्जाम्पल कंपनी जितनी भी होती है जनरली वो क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, और जनरली जो हमारे पेमेंट टर्म्स होते हैं, पेमेंट टर्म्स का मतलब क्या होता है, जब कस्टमर हमें
पेमेंट करेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप लोग सारे मेरे कस्टमर हो, अगर मैं देखूं तो मैं एआर का प्रोफाइल ही तो है मेरा, ये मैं आप लोगों को सामान बेच रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे पेमेंट कर रहे हो। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अकाउंट्स पेबल का प्रोफाइल है, क्यों? क्योंकि आप मेरे से सर्विस खरीद रहे हो। तो अभी हम बात करते हैं इसकी। मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को जो है पहले डेमो दिया था। हमारे पेमेंट टर्म्स क्या थे? हमारे पेमेंट टर्म्स थे, फॉर एग्जांपल पहले आप डेमो देखोगे, उसके बाद आप एडमिशन लोगे, तो ये हमारे पेमेंट टर्म्स थे। पेमेंट टर्म्स इज द टर्म्स बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर रिसीविंग और रिलीजिंग द पेमेंट, यानी कि वो टर्म्स जिसमें बायर को जो है पेमेंट करनी है और सेलर को पेमेंट को जो है वो रिसीव करना है। वो कब करेगा, ये टर्म्स जो होते हैं इसे हम पेमेंट टर्म्स कहते हैं। एसएपी में जाएंगे, जब हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, वेंडर क्रिएट करेंगे, तो वहां पे हमें ये पेमेंट टर्म्स डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, सो हमने कहा कि हमने सामान बेचा है, समझो आज की डेट में बेचा है, टुडे इज 14 जून 2026। कितने का सामान बेचा है? 10,000 का सामान बेचा है। इट मीन्स अब कस्टमर कब पेमेंट करेगा? कस्टमर पेमेंट करेगा 30th डे पे। 30th डे यानी कि मैं ये मान लेता हूँ 13th ऑफ जुलाई को जो है उसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी। आपके पास फोन का बिल आता है, क्या फोन का बिल जैसे ही आता है हम सेम डे पेमेंट कर देते हैं? आंसर इज नो। हम लोग भी ड्यू डेट का वेट करते हैं, जब ड्यू डेट आएगी तब हम पेमेंट उसकी कर देंगे। सिमिलरली हमने 14th जुलाई को गुड्स बेचा था क्रेडिट पे, यानी कि यहाँ पे हमारा रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, और कस्टमर को पेमेंट कब करनी है? कस्टमर को पेमेंट करनी है 13th को, यानी कि 13th को उसकी पेमेंट जो है वो ड्यू होगी। अगर ये 13th को हमें पेमेंट नहीं करता, 14th को करता, 15th को करता, इट मीन्स ये जो पेमेंट हो जाती है वो हो जाती है, जो इनवॉइस है ये हो जाता ओवर ड्यू। ठीक है, आपने सुना होगा, आपके पास कॉल्स आने आज लग जाते हैं, सर आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है ओवर ड्यू हो गया, बिल ओवर ड्यू होता है, वो यही होता है। एक होता है पास्ट ड्यू। पास्ट ड्यू का मतलब है आपने जो पेमेंट करी वो ओवर ड्यू पीरियड में जाके करी, तो ये बन गया पास्ट ड्यू। और एक होता है अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है 14th से लेकर टिल 12th ऑफ जुलाई आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी, तब तक आप क्या थे? आप थे अनड्यू। तो थोड़ा सा इसलिए समझाइए, आगे चीज आएगी। तो सिंपल वापस चलते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने 10,000 का एबीसी को गुड्स बेचा है जिसमें पेमेंट टर्म्स है 30 डेज। तो आपको ये पता चल गया होगा पेमेंट टर्म्स क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपने डेमो देखना था फिर पेमेंट करनी थी, वो हमारे पेमेंट टर्म्स थे। कंपनी के अंदर जनरली कंपनी क्रेडिट पे सामान बेचती है, तो वहां पे पेमेंट टर्म्स 30 डेज होते हैं। सो फर्स्ट एंट्री बताओ क्या एंट्री होगी जब हम सामान सेल करते हैं? सिंपल है। ABC account debit to sale account. बिल्कुल, एबीसी अकाउंट डेबिट ABC टू to ABC to sale. sale. सेल्स अकाउंट, हमारा रिसीवेबल क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमने जो है वो सामान बेच दिया, ठीक है, क्रेडिट पे बेचा, हमारी एंट्री हो गई। अब हमने कस्टमर से क्या कहा? हमने कहा वी आस्क्ड कस्टमर टू गिव 10% डिस्काउंट। आप ना, हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। कब? अगर आप जो है पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर कर देते हो। इट मीन्स हमने कहा भाई देखो, आपको जो पेमेंट करनी थी वो 13th जुलाई को करनी थी। अगर आप जो है 30th जुलाई 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट कर देते हो, या 29th ऑफ जून, सॉरी 29th ऑफ जून तक अगर आप पेमेंट कर देते हो, तो पेमेंट के टाइम पे हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। यानी कि जो पैसा आपने हमें 10,000 रुपए देना है, अब आपको 9,000 रुपए देना होगा। ये हमने उसके सामने कंडीशन रखी, जनरली कंपनी जो है रखती है। ठीक है, फिर कस्टमर ने क्या कहा? कस्टमर मेड द पेमेंट। कस्टमर ने जो है हमें पेमेंट कर दी 14th डे पे ही, यानी कि उसको 29th को पेमेंट करनी चाहिए थी, उसने हमें 28th जून को पेमेंट कर दी। पहला क्वेश्चन, क्या कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा? Yes. बिल्कुल मिलेगा, Yes, sir. क्योंकि बिल्कुल मिलेगा ना. उसने कस्टमर टाइम पे कर दी। हमने 29th कहा था, उसने 28th कर दी, तो हमने डिस्काउंट उसे दे दिया। ठीक है, अब बताओ जब हमने डिस्काउंट दिया, अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? Bank account debit Bank discount allowed debit to ABC Bank account. account debit discount ABC. allowed. Bank Bank account debit discount allowed debit to account debit 1,000 to customer account. वेरी ABC गुड, Limited. बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमारा 8100 आ गया, 900 का डिस्काउंट दे दिया। कस्टमर से लेना कितना था? कस्टमर से हमें 9,000 रुपीज लेना था। अब देखो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो अभी देखा, हर एक चीज हमारी जो है एसएपी में जाती है। सबसे पहले जब हमने सामान बेचा होगा, ठीक है, तो ये वाली एंट्री हुई होगी जो हमारी सिंपल एंट्री होती है। तो अगर मैं एक और कस्टमर को फाइंड करूं जहाँ पे मैं आपको सिंपल एंट्री दिखाता हूँ, क्योंकि आप सिंपल एंट्री भी करना सीखोगे। सो यहाँ पे हमने कस्टमर को जो है वो सामान बेचा, तो हमने सिंपल एंट्री करी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी डोमेस्टिक सेल जनरेट हो गई। और जब कस्टमर हमें पेमेंट करेगा, पहली चीज मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो आप पूछ रहे थे ड्यू, अनड्यू, ओवर ड्यू, वो कहाँ से होता है? वो हमें एसएपी में यहाँ से पता चलता है, आगे मैं बताऊंगा। ये जो आप आइकन देख रहे हो यही डिफाइन करता है कि ड्यू क्या है, अनड्यू क्या है, और ओवर ड्यू क्या है। अगर मैं अपने माउस को होवर करूँ अभी यहाँ पे, ये देखो, मैं आपको माउस को होवर करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओवर ड्यू। क्यों लिखा हुआ आ रहा है ओवर ड्यू? तो अगर आप देखोगे कस्टमर को, हमने इसे सामान बेचा था 22nd ऑफ मई को, हमारे इसके साथ पेमेंट टर्म्स है इमीडिएटली के। अब ये पेमेंट टर्म्स कहाँ डिफाइन होते हैं, अभी आपको एसएपी में दिखाता हूँ। हमने कहा था जब ये सामान हमसे करेगा तुरंत ये हमें जो है वो पेमेंट करेगा। सो मैं आपको कस्टमर के लेजर पे भी, यानी कि कस्टमर का मास्टर डेटा ओपन करके दिखाता हूँ।
ये क्योंकि सारी चीजें आप एसएपी के अंदर करोगे आगे चल के। सो ये मैं कस्टमर के अकाउंट को ओपन कर दिया मैंने। ये आप सारी चीजें करोगे, सिर्फ अभी आप देखो एक एक चीज। पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं ये देखो, पहली चीज तो यही आ गई। जो हमारे कस्टमर होते हैं, कस्टमर कौन होता है? सीपी इंडिया। हमें उसे लिंक करना होता है डेटर से, ये हमारे डेटर से यानी कि वैल्यू फ्लो हो रही है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये देखो ये हमारे टर्म्स ऑफ पेमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे टर्म्स ऑफ पेमेंट आ रही है, ये वही है। 14 डेज में अगर वो पेमेंट कर देगा तो हमें 2% का डिस्काउंट देंगे। 30 डेज के अभी उसके पेमेंट टर्म्स है। सिंपल वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई थी। हमने इसके साथ पेमेंट टर्म्स क्या कर रखे हैं? हमने इसे कह रखा है भाई वैसे तेरे पेमेंट टर्म्स 30 डेज के है, लेकिन अगर 14 डेज में तू पेमेंट कर देगा तो हम तुझे 2 दिन का यहाँ पे जो है डिस्काउंट देंगे। वो अलग चीज है। इस कस्टमर ने अभी तक हमें कोई पेमेंट नहीं करी और हमारा जो है 30 डेज से भी ऊपर हो गया, इसलिए ये ओवरड्यू हो गया। तो ये सारी चीजें जो अभी आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है ना, इग्नोर करो, सिर्फ दिखा रहा हूँ एक एक चीज एसएपी में जा रही है। ठीक है। और हर चीज को हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, एक दो एंट्रीज मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ जो आप लोगों ने मुझे बतानी है, फिर मैं आपके डाउट लूंगा। ठीक है। मैंने कहा था हमने सर अभी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर एक प्रीवियस वाली एंट्री में थोड़ा सा डाउट है, एक बार पहले जो आपने कही थी। हाँ बिल्कुल बताओ क्या डाउट है, फिर मैं आपको सर एक समझाता बार हूँ। बता दीजिए दोबारा से। सर बिल्कुल बिल्कुल इसमें ना, बिल्कुल। इसमें जैसे हमने डिस्काउंट लगाया तो हम्म। बैंक अकाउंट तो हमने डेबिट करा बिकॉज व्हाट कम्स इन, हाँ हाँ। है ना। हम्म। डिस्काउंट को भी हम डेबिट करें मतलब वो तो। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। और इजी होगा, आप लोगों के एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बहुत और भी इजी लगेगा। देखो, आप मेरे कस्टमर हो, एक तरीके से मैं आपको पढ़ाई तो रहा हूँ, आप लोग मेरे कस्टमर हो। ठीक है। आपने डेमो सेशन ले लिया, समझो गौरव ने मेरे से जो है वो डेमो सेशन ले लिया। मैंने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी? मैंने अपनी बुक्स में एंट्री करी गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गौरव अकाउंट ठीक। डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल मैंने एंट्री करी। ठीक है। मैंने कहा था गौरव से, गौरव ने कहा "सर, जो मेरे पेमेंट टर्म्स हैं वो है कि मैं आपको जो है विद इन अ वीक यानी कि 7 डेज में पेमेंट करूंगा, यानी कि 21 जून को पेमेंट करूंगा। यानी कि अगर गौरव 21 जून को मुझे पेमेंट करता है, जो फॉर एग्जाम्पल इसकी फीस है 15,000, अगर ये मुझे 21 को उसकी एंट्री पेमेंट करता 15,000 की, सो मैं एंट्री क्या करता? मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। अभी उसने करी नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने गौरव से क्या कहा? मैंने कहा गौरव बैच शुरू होने वाला है, एक काम करो, अगर तुम अभी पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। आज क्या है, समझो आज है 15 जून। मैंने गौरव से कहा कि भाई अगर तुम आज पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको जो है 10% का डिस्काउंट दूंगा। मैंने गौरव से लेना कितना था? 15,000 रुपीज। अगर मैं इसे 10% दे दूंगा तो गौरव मुझे देगा कितना? गौरव मुझे देगा 13,500 रुपीज। मैंने गौरव से जो है लेना कितना है? 15,000। गौरव मुझे पेमेंट कितना करेगा? 13,500, यानी कि मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? 13,500। गौरव से लेना कितना है? 15 के। गौरव को डिस्काउंट कितना दिया? 1,500 रुपीज का। तो इसकी एंट्री क्या होगी? गौरव ने मुझे 15 को ये एंट्री कर दी, इट मीन ही इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अब गौरव ने मुझे पेमेंट करी तो मैंने एंट्री करी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि मैं उसे सामान बेच रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आया 13,500। मैंने गौरव का डिस्काउंट कितना दिया? मैंने गौरव को डिस्काउंट दिया 1,500 रुपीज। और गौरव से पैसा लेना कितना था? मैंने गौरव से पैसा लेना था मैंने 15,000 रुपीज, जिसका मैंने रिसीवेबल क्रिएट किया था। आप बताओ इसमें कोई डाउट है तो? तो सर यहाँ नहीं, डाउट क्लियर हो गया सर। हाँ हाँ। तो ऊपर वाले में हमने डेबिट व्हाट कम्स इन वो रियल अकाउंट वाला यूज किया है हम्म। जो आइडली है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड सेकंड वाले में जो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया है वो हमारा एक्सपेंस हो गया, वहाँ बिल्कुल नॉमिनल वाला बिल्कुल रूल बिल्कुल यूज हुआ है। बिल्कुल। देखो अच्छा। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो ये हाँ रियल अकाउंट है गौरव, सेल जी। मेरा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम में जाके क्रेडिट होगा। बैंक मेरा जो सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, बैंक मेरा जो है रियल अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा हो गया क्योंकि मैंने अपना खर्चा कर दिया, 1,500 से अपनी इनकम को कम कर दिया। सो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। और गौरव यहाँ पे नॉक ऑफ होके जीरो हो गया। पैसा लेना था गौरव से 15, पैसा मेरे पास एक तरीके से 15 आ गया। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। चले सर और एक- हाँ जी सर हाँ एक जी। क्वेश्चन था सर हाँ पूछो। कि सर ये जो बैंक है सर ये अभी रियल अकाउंट है, हम्म। लेकिन सर जब हम इससे सर्विसेज लेंगे तो ये हमारे लिए क्रेडिटर नहीं बन जाएगा सर? नहीं देखो, कभी भी बैंक, अब देखो यहाँ भी दो चीजें हैं। अगर पहले तो आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा बैंक मेरा कस्टमर है या बैंक मेरा डेटर है। अभी मैं ये मान के चलता हूँ सिंपल अपने बैंक के लिए कि ये मेरा एक बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है। जी अब फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हो, समझो मैं कहता हूँ कि मुझे, समझो मुझे बैंक कोई पैसा देना है।
ठीक है, मुझे टैक्स का पैसा बैंक को देना है, ठीक है, गवर्नमेंट की जगह बैंक को देना है, जीएसटी का पैसा। तो आप एंट्री क्या करते हैं, पहले पेबल क्रिएट करते हैं इसका, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी पेबल अकाउंट, पहले इसका पेबल क्रिएट होता, फिर इसकी पेमेंट होती एचडीएफसी पेबल अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक, जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो तब केस में होता है। अब अदरवाइज अगर आप सिंपल बैंक को देखोगे कि मेरा बैलेंस शीट आइटम है, एक मेरा बैंक है जहाँ पे पैसा आ रहा है, जहां से पैसा जा रहा है, तो वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि वो मेरा बैलेंस शीट आइटम है। लेकिन अगर आप उसे देखोगे एज अ वेंडर या फिर एज अ कस्टमर, तो फिर वो आपका वो बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही सर क्वेश्चन ये था कि सर एक ही बैंक मतलब सेम टाइम में वेंडर भी बन सकता है और हमारी एसेट भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई बैंक से अपनी कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रहे हो, खरीद रहे हो ना उससे कोई सर्विस, आपने कोई जी जी पॉलिसी खरीदी बैंक से, तो बैंक जी क्या जी। बनेगा, मैं एचडीएफसी मेरा बैंक है फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी में आप लोगों की पेमेंट भी आती है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी से मैं रेंट की पेमेंट भी करता हूँ, अपने जो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट भी करता हूँ, सैलरी की भी पेमेंट करता हूँ, मेरे लिए वो रियल अकाउंट है। लेकिन एचडीएफसी से मैंने कोई पॉलिसी भी खरीद ली, अगर मैंने जी एचडीएफसी से अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाया, मैं एंट्री क्या करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी अकाउंट, और फिर पेबल। एचडीएफसी अकाउंट पेबल क्रिएट हो जाएगा, फिर एचडीएफसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर हमारा जो है उसकी पेमेंट एंट्री हो जाएगी। ठीक ठीक है ना। हाँ जी, ठीक और सर। कुछ, और किसी को हेलो कोई सर। डाउट? हाँ जी। सर सर अभी जैसे जैसे सर सपोज अगर बैंक आप हमारे 2 एंट्री पास बताए हैं, तो इसे तो सर एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, तो क्या इसका भी पोस्टिंग होता है एसएपी में? बिल्कुल आगे आएगा। ठीक है, और हाँ जी, कनिका कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर सर सपोज अगर हमारे पास ये कंडीशन ना होती कि हमें 30 पे करना है, हम्म। तो हमारा जो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने वो स्टार्टिंग में हम शो कर सकते हैं, जैसे नहीं नहीं, एबीसी स्टार्टिंग अकाउंट नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो स्टार्टिंग में क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि कंडीशन बाद में आई है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, क्योंकि अभी कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हुई, मैं उसे सामान बेचते वक्त जो है कंडीशन तो दे रहा हूँ, लेकिन सामान तो मैं उसे 15K का पूरा बेच रहा हूँ या 10K का पूरा बेच रहा हूँ। सो फर्स्ट एंट्री तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको सामान बेचते हुए डिस्काउंट दूंगा, मैंने कहा मैं आपको पेमेंट डिस्काउंट तब दूंगा पेमेंट के जब आप टाइम। पेमेंट करोगे। ठीक है, तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट आ रहा है, बेचते वक्त डिस्काउंट नहीं आ रहा। क्लियर है? हाँ ठीक है। चलो अच्छा, मुझे भी एक एंट्री आप लोग बताओ। हमने सब्जी भी बहुत खरीदी थी, लिवाइस वाले से जीन्स भी खरीदी थी, हम वापस चलते हैं लिवाइस वाले के पास और वहां से जीन्स दोबारा से खरीदते हैं। अब देखो मैं कहता हूँ आप हो गौरव, ठीक है, आप हो गौरव और ये है लिवाइस, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि आपकी 3 से 4 एंट्री इसमें बनेंगी। गौरव ने जीन्स खरीदी लिवाइस से, गौरव ने जीन्स खरीदी है लिवाइस से, यानी कि गौरव ने क्या किया है, परचेज। लिवाइस ने क्या किया है, सेल। गौरव ने जो परचेज किया उसके लिए प्रोफाइल कौन सा हो गया, अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट लिवाइस पेबल। ने सेल किया उसके लिए क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल AR का प्रोफाइल का हो गया, एआर का प्रोफाइल हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले लिवाइस की, लिवाइस ने क्या किया होगा, पहले सेल करी होगी, गौरव ने क्या करी होगी, उसे परचेज किया होगा, गौरव ने लिवाइस की पेमेंट करी होगी, लिवाइस ने वो पेमेंट जो है वो रिसीव करी होगी। ये 4 एंट्री हमने बतानी है। अभी मैं कोई डिस्काउंट की बात नहीं करता, सिंपल कह रहा हूँ, जीन्स की जो वैल्यू थी वो सिंपल 5,000 वैल्यू थी। सो जब लिवाइस ने सेल करी होगी गौरव को, तो लिवाइस ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री करी होगी बताओ? गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल। वेरी गुड, गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि लिवाइस वाले ने कहा कि भाई मेरा गौरव से मैंने पैसा लेना है 5,000 रुपए। अब गौरव ने जब परचेज करी होगी तो उसने एंट्री क्या करी होगी, जीन्स अकाउंट डेबिट टू लिवाइस अकाउंट। टू लिवाइस। ठीक है, ये उसने एंट्री कर दी, यानी कि गौरव ने कहा कि मैंने 5,000 रुपीज अब आपको पे करना है। अब गौरव जब पेमेंट करेगा 5,000 की, तो क्या एंट्री होगी, डिवाइस अकाउंट बैंक लिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अकाउंट। बैंक। और जब लिवाइस वाले ने पेमेंट रिसीव करी होगी अपनी बुक्स में, तो क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट गौरव। बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव गौरव। अकाउंट। ठीक है, अगर आपको ये 4 एंट्री समझ आ गई ना, समझो आपका बेस बन गया, कुछ भी नहीं करना। देखो एसएपी सीखना बहुत इजी है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली ना, आपका अकाउंट्स पेबल खत्म, आपका अकाउंट रिसीवेबल वाला पार्ट आपको इजी लगेगा। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है उसको, क्योंकि मेरे बैंक में पैसा आता होगा आप लोगों से, मैं पेमेंट करता हूँ वेंडर को, पैसा जाता होगा तो मुझे बैंक रिकंसिलेशन बनानी है R2R वाले को, एफपीएन वाले को एज पर IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो सारी कैश फ्लो वो बनाएगा। सो अगर बेस हमारा यही है, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी, जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी तब तक एनालिसिस नहीं होगी, हर प्रोफाइल दूसरे प्रोफाइल से इंटरलिंक है। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। सो मैं एसएपी, देखो अभी मैंने डिस्काउंट की बात नहीं करी, अभी करूंगा, डोंट वरी, अभी आएगा वो वाला पार्ट, सिर्फ 1 मिनट दे दो प्लीज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अभी आपको एडवांस वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ सेल्स की लेजर की, पहले मैं फाइनेंशियल्स पे लेके जा रहा हूँ, जो हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। मैं फाइनेंशियल्स पे जाता हूँ।
ये देखो मैं फाइनेंशियल्स अपने ओपन कर रहा हूँ। फाइनेंशियल्स यानी कि जो हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये जो प्रिंटिंग चार्जेस है, जो मेरे लिए खर्चा है, जो अभी आपको एक खर्चा सिंपल सा दिखाई दे रहा है, जब आप अपने फाइनेंशियल्स बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं IFRS में, आपने ये वाला बैलेंस दिखाया 96 लाख 2000 के 9 करोड़ 60 लाख 2033 रुपीज 60 पैसा, ये आपके फाइनेंशियल्स में गए। आपको बहुत इजी लगा, मेरे फाइनेंशियल के अंदर वैल्यू आ रही है। अब जब कोई ऑडिट होगा कंपनी के अंदर, जो सीए करते हैं अपने, उन्हें फाइनेंशियल्स को रिव्यू करना होता है। वो क्लोजिंग बैलेंस भी चेक करेगा। तो अगर मैं इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखूं, अब ये सारी चीजें आप एसएपी में करोगे। तो अगर मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस देखूं, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है प्रिंटिंग चार्जेस का। अब आपको बहुत इजी लग रहा है, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। लेकिन अगर इसी क्लोजिंग बैलेंस के पीछे की मेहनत देखूं, जो बच्चा एपी के प्रोफाइल के अंदर होगा, ये 370 एंट्रीज इसके अंदर आ रही है। और अगर मैं ग्रुप कंसोलिडेशन की बात करूं, यहाँ पे आपको यूएसडी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आईएनआर में दिखाई दे रहा है। ये वो सारी एंट्री हैं जो हमारी परचेज की एंट्री सर हुई है। यूएसडी आईएनआर क्या है सर? ये आगे आएगा, देखो अभी इग्नोर करो इसे, यूएसडी और ओके आईएनआर। ओके ठीक ओके है, सर। अब अभी आप मतलब वो दिखा रहे हो कि ऐसे एंट्री होगी हाँ, ऐसे मैं ये करके। सिर्फ डॉक्यूमेंट फ्लो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ओके जो ओके एपी वाला बच्चा है, जो अकाउंट्स पेबल वाला बच्चा है, उसने ये वाली एंट्री करी होगी, उसने ये ओके वाली ओके एंट्री करी होगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये जो हाँ एंट्री जी। गई होगी, इस एंट्री का क्लोजिंग बैलेंस बना होगा, और क्लोजिंग बैलेंस बनने के बाद आपको ये फाइनेंशियल्स में दिखाई देगा। तो अगर कोई बच्चा सी है, अगर वो किसी कंपनी में ऑडिट करने जाता होगा, वो फाइनेंशियल्स को रिव्यू करता होगा। फाइनेंशियल्स को जब वो रिव्यू करता होगा, उसे वैल्यू मिलती होगी पीएनएल के अंदर 9602,033। वो आपसे एसएपी में पूछेगा, एसएपी में उसका ये आ रहा है। वो आपसे क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा, क्लोजिंग बैलेंस ये आ रहा है। वो आपसे इस क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकअप पूछेगा, ये उसका ब्रेकअप आ रहा है। अगर वो इस एंट्री का आपसे बैकअप पूछेगा, तो इसका भी आपकी कंपनी में बैकअप होगा। आपके पास 9200 की इनवाइस आई होगी, वो हाँ इनवाइस जी में हाँ जी हाँ अप्रूवल जी। होगा, अप्रूवल से पहले वेरीफाई हुई होगी, उसके बाद ये बुक हुई होगी। ये पूरा वर्क फ्लो चलता है कंपनी के अंदर, फ्रॉम रिकॉर्डिंग टिल एफपीएनए, फाइनेंशियल्स, ऑडिट, रिकंसिलेशन, यही सारा काम होता है। यस ठीक सर, है, लास्ट ऑडिट में ये ऐसे सेम हुआ था, करवाया था हमने। हाँ, तो वही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो जो आप यहाँ पे काम देख रहे हो, बेशक आप कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप सीएम में हो, आप जो है R2R में हो, आप एफपीएनए के अंदर जाने वाले हो, तो ये सारे टी कोड, इवन अगर आप, जो कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो फॉरेन के लिए प्लान करना है, उसके लिए आज की डेट में IFRS जरूरी है। अब एक कल बच्चे से इंटरव्यू पूछा गया था कि आपको ग्लोबल अकाउंटिंग, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग की नॉलेज है? आंसर इज यस, क्योंकि सारी चीजें हम IFRS के अकॉर्डिंग करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी IFRS को फॉलो कर रहा है। तो उससे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेगा, ये अच्छा बताओ IAS 1 क्या होता है, अच्छा ये बताओ जो आप सेल करते हो वो कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि उसका पैकेज ऑलरेडी 7 LPA था, और वहां पे जो ऑफर किया जा रहा था वो 12 LPA का था, इसलिए ग्लोबल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट थी। सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए आपका अभी से ही बेस बनाता चल रहा हूँ। फ्रेशर से लेकर, फ्रेशर को सारी चीजें इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रेशर का काम क्या है, रिकॉर्ड करना। R2R वाला बच्चा जो है उसका काम है रिपोर्ट करना, रिकंसिलेशन बनाना। एफपीएनए वाले बच्चे का काम होता है इनको रिव्यू करना, एनालिसिस करना, वेरिएंस निकालना। पिछले साल की सेल कितनी थी, इस बार सेल कितनी है, पिछले साल कितना कलेक्शन आया था, इस साल कलेक्शन कितना है, पिछले साल एजिंग रिपोर्ट क्या कह रही थी, इस साल एजिंग रिपोर्ट क्या कह रही। ये सारा काम जो होता है, रेवेन्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये सारा काम एफपीएनए वालों का होता है। ठीक है, चलो। सो अब हम आते हैं कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज को, जो अभी मैंने आप लोगों से करवाई थी। क्योंकि ये 2-3 एंट्री आपको समझ आ गई, तो समझ लेना अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल का आपको सारा काम समझ आ गया। अब मैंने कहा, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, गौरव ने परचेज करी है टी शर्ट लिवाइस स्टोर से 300 रुपीज की। बताओ गौरव अपनी बुक्स में पहले क्या एंट्री करेगा, जो अभी आपने बताई थी। पहले लिवाइस का बताओ, लिवाइस तो सेल करेगा, लिवाइस सेल करेगा तो क्या एंट्री होगी? गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल्कुल, गौरव गौरव अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सेल्स गौरव सेल टू अकाउंट। सेल, और जब गौरव परचेज करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट टू परचेज लिवाइस टू अकाउंट लिवाइस, और जब डेबिट और जब गौरव पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगी? लिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिवाइस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट बैंक। और जब लिवाइस के पास पेमेंट आ जाएगी तो वो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट गौरव। डेबिट गौरव अकाउंट। ठीक है, सिमिल। चलो नेक्स्ट एंट्री पे सर आते हैं। सर बिल्कुल, हाँ, लिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब वो लिवाइस अकाउंट डेबिट टू लिवाइस को पेमेंट कर रहे हैं ना हम, तो टू बैंक मतलब बैंक से कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, लिवाइस को पेमेंट हाँ कर रहे हो और हमारे बैंक से पैसा कट रहा है। बैंक से, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलो अब सेम, अब ये डिस्काउंट वाली एंट्री आ गई, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने कहा ओके ओके राकेश ने परचेज करी है जीन्स 10,000 की, और लिवाइस ने ओके उसे डिस्काउंट दिया है 50% का, यानी कि सेल पे डिस्काउंट दिया है, पेमेंट पे डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, यानी कि आप जो जाते होगे आजकल जो डिस्काउंट लगते हैं, तो आप जब सामान खरीदते हो एक तरीके से आप एलिजिबल हो जाते हो डिस्काउंट के लिए, तो पेमेंट में आपको डिस्काउंट के बाद वाली पेमेंट करनी होती है। तो राकेश ने जीन्स खरीदी है 10,000 की 50% डिस्काउंट पे। तो पहले बताओ लिवाइस वालों को, मुझे 2-3 क्वेश्चन के आंसर करना। लिवाइस वालों ने डिस्काउंट दिया है, तो उनके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है। राकेश के लिए डिस्काउंट इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम 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 इनकम। है उसके लिए। वेरी गुड। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ लिवाइस वालों ने जब सेल करी है तो क्या एंट्री करी होगी? राकेश राकेश टू क्या बोलते हैं, राकेश अकाउंट डेबिट
डेबिट जो टू डिस्काउंट है अकाउंट डेबिट अलाउड डेबिट टू सेल। टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और जब राकेश ने परचेज किया होगा तो क्या एंट्री करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू लिवाइस जीन्स। ठीक है। और जब राकेश ने पेमेंट करी होगी लिवाइस को तो क्या एंट्री करी होगी? डिवाइस अकाउंट डेबिट बैंक। डिवाइस अकाउंट डेबिट डिवाइस डिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बैंक। और जब पेमेंट आई होगी तो क्या एंट्री करी होगी, बताओ इन्होंने? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट राकेश राकेश अकाउंट। बिल्कुल। अब देखो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ना, आपको कोई भी बुक का रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी 11th क्लास का पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, इसी में से सारी चीजें पूछी जाती है। अभी मैंने सिंपल आज आपको बेसिक एंट्रीज करवाई है। क्यों? क्योंकि ये सारी बेसिक एंट्री अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं पता होगी तो रिपोर्टिंग नहीं पता होगी तो एनालिसिस नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये सारी अच्छे से आपको गो थ्रू करनी है। मैंने नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, उसके अंदर ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि ये अकाउंटिंग एंट्रीज उसके बाद धीरे धीरे हमारी एसएपी के अंदर आएंगी। अभी हमने परचेज और सेल की एंट्री करी है, हमने कोई भी एंट्री वो नहीं करी क्योंकि अभी या तो हम किसी वेंडर से परचेज कर रहे हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अभी हमने वो कोई एंट्री नहीं करी जहां पे हमारा लेजर टू लेजर आता है, लाइक प्रीपेड की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, लीज की एंट्री, इंटेंजिबल एसेट की एंट्री, फिक्स एसेट की एंट्री, कंटीजेंट लाइबिलिटी की एंट्री, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री, एमोटाइजेशन की एंट्री। ये एंट्री हमने अभी तक नहीं करी, जो आगे आएंगी। ये सारी अकाउंटिंग एंट्री आपसे पूछी जाती है। अगेन बता रहा हूं, आप छोटे से लेकर बड़े प्रोफाइल में चले जाओ, ये सारी अकाउंटिंग एंट्री में से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बेशक बेसिक लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, आपका बेस यहीं से ही बनेगा। क्योंकि जब आप जाओगे एफपीएनए के प्रोफाइल में एक एक चीज पूछेगा, अच्छा ये बताओ ये एंट्री कौन करता है, इसका फ्लो कहाँ पे जा रहा है, फ्लो जाने के बाद आपको कैसे पता चलता है, आप कौन से डिपार्टमेंट से रीच आउट करते हो, किससे आप अप्रूवल लेते हो, सर कौन आपका डिपार्टमेंट डेटा प्रोवाइड करवाता है, सारी चीजें वहां पर दोबारा से रिपीट होंगी आगे चल के। ठीक है, सो यहां तक बताओ, पहले किसी को कोई भी डाउट हो, फिर मैंने आपसे कुछ एक्सेल से रिलेटेड डिस्कशन करना है।